हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीपेंद्र सिंह नरूका और मैं आपको यहाँ पे फिजिक्स सिखाने वाला हूँ। हम लोग फिजिक्स में कई सारी चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे, कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे सीखने वाले हैं, है ना। आज हमारी पहली क्लास है तो मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें बताने वाला हूँ कि जैसे अपने यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लास चल रही है, मतलब ये जो अपने यहाँ पे डिजिटल क्लास चल रही है, एक्चुअली नॉट एग्जैक्टली ऑनलाइन, डिजिटल क्लास जो चल रही है, इसके कई सारे आपको फ़ायदे हो जाएंगे, है ना। क्योंकि क्लासेस यहाँ पे रिदम मेंटेन रहेगी पूरे साल भर तक, जितना जब तक भी अपन पढ़ेंगे, है ना, जब तक भी इस कोर्स को अपन कंप्लीट करेंगे तब तक आपके सिलेबस की और आपके जो क्लास के टाइमिंग्स की रिदम है वो मेंटेन रहेगी। तो आपको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा होगा। सेकंड चीज़ क्या है, कई बार टाइम देना पड़ता है चीज़ों को, तो हम लोग जो टाइम दे देके पढ़ रहे हैं चीज़ों को, इससे आप फिजिक्स में बहुत कुछ सीख जाओगे। क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग यहाँ पे नीट की जो तैयारी करने आए हैं उसके अंदर फिजिक्स का वेटेज जो है वो कम है। 180 मार्क्स का आपका फिजिक्स का आएगा, है ना, आउट ऑफ 720। बायो आप लोगों के लिए 50% वेटेज रखता है, लेकिन बायोलॉजी जो है अपने को काफ़ी हद तक आसान लगती है नीट के बच्चों को। लेकिन जो अपने आप जो फिजिक्स है अपनी यहाँ पे, है ना, नीट की जो फिजिक्स है, फिजिक्स हम लोगों को थोड़ी सी टफ लगती है। तो हमारा मेन मकसद यही है, अकेड लर्निंग के अंदर हम लोगों का मेन मकसद यही रहेगा कि आपके साथ हम लोग इस लेक्चर रूम के अंदर या फिर डाउट रूम के अंदर या फिर ओवरऑल जो सिस्टम है उस ओवरऑल सिस्टम में आपके लिए फिजिक्स इतनी आसान हो जाए कि वो आपके लिए एकदम बायो की तरह बन जाएगी। जिस प्रकार से आप बायो में स्कोर करते हैं उसी तरह से आप फिजिक्स में भी स्कोर करें, ठीक है। तो आज से अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाँ जी, तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो वर्ड आते हैं, अपन इसको तोड़ तोड़ के समझते हैं। पहला है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक। अब मैं आपको इसमें एक चीज समझाता हूं, स्टैटिक कर लो इसको। मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज समझाता हूं। बेटा एक बात ध्यान रखना, अपन ये जो एक सीरीज होती है पूरी फिजिक्स के अंदर उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी चैप्टर्स आते हैं, जैसे लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, कैपेसिटर हो गया, करंट हो गया, इवन अपना मैग्नेटिज्म हो गया, उसके बाद अपना अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, ईएमआई हो गया, एसी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, सारे चैप्टर मिला के अपने जो नीट का एग्जाम है उसमें फिजिक्स का एक अच्छा खासा वेटेज रखता है ये पोर्शन। इसीलिए ये पोर्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर इस पूरे पोर्शन को, पूरी सीरीज को अगर हम लोगों को एकदम डेप्थ में उतार लेना है अपने अंदर, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहला जो चैप्टर है वो हमें अच्छे से आना चाहिए, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखो दो चीजों के बारे में बात हो रही है। इलेक्ट्रो, इट स्टैंड्स फॉर चार्ज या फिर इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना। वैसे इलेक्ट्रॉन में सिर्फ नेगेटिव आते हैं, बट मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। इट स्टैंड्स फॉर चार्ज, ठीक है। उसी प्रकार से जो स्टैटिक की अपन बात करते हैं, ये बात हो रही है यहाँ पे, इस पूरे बात का जो मतलब निकल के आता है वो निकल के आता है चार्ज इज एट रेस्ट। हम लोग रेस्ट चार्ज के बारे में यहाँ बातें करने वाले हैं। रेस्ट चार्ज के बारे में बातें करेंगे हम लोग। रेस्ट चार्ज क्या करता है, कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उससे क्या होता है, दूसरे चार्ज को कितना फोर्स लगाता है, खींचता है कि धक्का मारता है, सब चीजें अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। सारी चीजें किससे संबंधित होगी? चार्ज इज एट रेस्ट। चल नहीं रहे हैं यहाँ पे, चार्ज सारे रेस्ट पर है। चलेंगे जब कहाँ पे आएगा वो चीज आएगी करंट के अंदर। बट यहाँ सारे चार्ज किस पर है? रेस्ट पर है। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है भी। अब बेटा अगर चार्ज इज एट रेस्ट, तो ये अगर पढ़ने वाले हैं तो सर चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसमें होता क्या है यही पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये तो पता लगे कि चार्ज क्या होता है। सही बात है, उससे पहले ये तो पता लगे हमें चार्ज क्या होता है। देखो बेटा आज का जो लेक्चर है अपना वो बहुत ही बेसिक है। मैं बहुत बेसिक लेक्चर लेके चल रहा हूँ आज का, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है। अभी आप लोग भी इसके साथ में जो अपना सिस्टम है और आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप लोग भी इससे यूज टू हो जाओ। इसीलिए आज का लेक्चर बहुत बेसिक रखा है। इसकी लेंथ भी ओवरऑल लेक्चर से छोटी रखी जाएगी आज के लेक्चर की, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ समझाता हूँ। बेटा चार्ज इज एट रेस्ट, ठीक है। चार्ज जो है वो रेस्ट पर है, बट सर चार्ज क्या है वो समझते हैं सबसे पहले अपन, ठीक है। तो एक बात समझना कि हम लोगों ने बात करी थी कि जो मैटर है उसमें सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है
उसको हम लोगों ने एटम माना था। ठीक है, हम लोगों ने माना था कि एक एटम होता है जो सबसे छोटा होता है। फिर धीरे धीरे और खोजबीन हुई, छानबीन हुई, पता नहीं क्या, इन्होंने तोड़ तोड़ के एटम को भी निकाल दिया कि ओ सर इसके अंदर तो अंदर न्यूक्लियस भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। सही बात है ना, न्यूक्लियस भी होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, सब आपस में चक्कर भी लगाते हैं, है ना। ये सब बातें अपन ने यहाँ पे पढ़ी हुई है, केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है, बचपन में पहले पढ़ी हुई है। जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी कुछ चार्ज होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें भी कुछ चार्ज होते हैं। अब सर चार्ज एक्चुअली क्या होता है मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। चलो आप एक बार इधर आ जाइए। हाँ, ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं, है ना, समझ जाए बात को। बेटा हम लोगों ने क्या करा, 3 तरह के पार्टिकल्स निकाले जो बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स थे, बिल्कुल बेसिक पार्टिकल्स थे। एक को बोला इलेक्ट्रॉन, एक को बोला प्रोटॉन, एक को बोला न्यूट्रॉन। ठीक है, अब एक्चुअली क्या हुआ, प्रोटॉन का कुछ इफेक्ट था और इलेक्ट्रॉन का कुछ इफेक्ट था। मतलब जब जहां जहां मैं प्रोटॉन रखता हूं वहां वहां पे कुछ इफेक्ट आता है। वो किस प्रकार के इफेक्ट आते हैं वो अपन चैप्टर में धीरे धीरे सीखेंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर जो भी इस प्रकार के इफेक्ट जो आते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर। सॉरी, इलेक्ट्रॉन का भी कुछ इफेक्ट था। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो इफेक्ट्स थे वो आपस में ऑपोजिट टू ईच अदर थे। तो हम लोगों ने ऐसा मान लिया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो इफेक्ट्स थे वो आपस में एक दूसरे से अपोजिट थे। तो हमने मान लिया कि मान लीजिए सर कि अगर इसको मैं प्लस मान के चलता हूं, अभी एक्चुअल में प्लस और माइनस ऐसा कुछ है नहीं है, बस मैंने मान लिया कि अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, बिकॉज दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ये बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत थे। कौन कौन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो इसको अगर मैंने माना कि सर अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, नेगेटिव। इसी प्रकार से मैंने बोला कि सर जो न्यूट्रॉन होगा इसके बारे में जब पता चला तो ये निकला न्यूट्रल। ये तो न्यूट्रल निकला है ना, इसका कोई रोल नहीं होगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर है। तो हमने कहा कि यहाँ पे दोनों के जो इफेक्ट्स है वो एग्जैक्टली अपोजिट है, इसीलिए हम लोगों ने मान लिया कि साहब इसको अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं तो इसको नेगेटिव मानता हूं, सिर्फ मानने के हिसाब से। आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते थे, आपको मन किया सर मैं तो ए मानूंगा और मैं बी मानूंगा। अगर आप दुनिया के पहले साइंटिस्ट होते उसको ए और बी मानते तो उसका आपकी बात भी मान ली जाती, है ना। लेकिन अभी जिसने भी पहले माना उन्होंने क्या मान लिया, एक को प्लस और एक को माइनस। क्या मेरी ये बात आपको क्लियर है। ठीक है, अब इसमें बहुत इस जो चार्ज हुआ आया, मतलब जो चार्ज जो आया यहाँ पे, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो उस प्रॉपर्टीज को कैसे ध्यान में रखा गया, जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले तो जो चार्ज को था मेजर किसमें किया गया, तो चार्ज को जो मेजर किया गया वो उसमें किया गया, उसकी जो एसआई यूनिट थी, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, बेटा वो निकल कर आई कूलाम। क्या निकल कर आई, कूलाम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज निकल कर आई कूलाम। और इसकी जो सीजीएस यूनिट थी, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, बहुत बढ़िया सर, वो निकल कर आई इसको बोलते हैं स्टेट कूलाम। मैं लिख रहा हूं यहां पे स्टेट कूलाम, STSTC। ये इसकी सीजीएस यूनिट निकल कर आई मेरी बात समझ में। फिर इनके बीच में रिलेशन भी निकल कर आ गया कि सर जो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम जो होता है वो 1 कूलाम के बराबर होता है। क्या मेरी बात आपको क्लियर है। 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को। थ्री 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम होता है। ठीक है, तो ये अपन ने मेजर करने का तरीका निकाल लिया कि साहब मेजर किस में करते हैं, कूलाम में करते हैं। स्टेट कूलाम में भी सीजीएस यूनिट में मान लेते हैं। अब बात आती है कि सर और क्या क्या चीजें इसके बारे में है। तो जो 3 चीजें इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है वो एनसीईआरटी में भी मेंशन करी हुई है। वो कौन कौन सी है, वो है एक तो कि चार्ज इज कंजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज इज कंजर्व। सेकंड चीज जो यहां पे बात करी गई है कि चार्ज जो होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
चार्ज इज क्वांटाइज। मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, समझाऊंगा, टेंशन मतलब क्या क्या चीजें कौन कौन सी होती है। तीसरी चीज है चार्ज इज, एक हो गया कंजर्व, एक हो गया क्वांटाइज, एक हो गया अपना एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर। क्या बेटा बात आपको क्लियर है? चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अब मैं समझूंगा कि सर पहले ये समझाइए कि कंजर्व क्या होता है, क्वांटाइज्ड क्या होता है, एडिटिव क्या होता है। तो एक एक करके करते हैं अपन। तो सबसे पहली बात है कंजर्व। कंजर्व, चार्ज कंजर्व होता है, इट नाइदर क्रिएटेड नो डिस्ट्रॉयड। इसको ना तो हम लोग बना सकते हैं, ना ही इसको हम तोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो चार्ज क्या होता है? कंजर्व होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सिस्टम है, एक पूरी दुनिया मान लेते हैं अपन, तो ये दुनिया है, छोटी सी दुनिया है भैया, इतनी सी दुनिया है, मुश्किल से 2 इंच के रेडियस की दुनिया होगी। इसके अंदर मान लीजिए कि टोटल में पहले प्लस 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 1 कुलाम 1 कुलाम 1 कुलाम, तो टोटल इस दुनिया के अंदर 3 कुलाम चार्ज थे, वो भी प्लस में। आई बात समझ में? अब मैं आपको कहता हूं कि साहब इसके अंदर अगर मान लीजिए इसके अंदर अब कुछ भी आप ऐसा कर लो, कुछ भी कर लो, बाहर से चार्ज देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसके अंदर बजाय आप कुछ भी कर लो, चार्ज विल रिमेन 3+3 कुलाम। कुछ भी अंदर चेंज होता है तब भी चार्ज उसके अंदर कितना रहेगा? 3 कुलाम ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझाता हूं। मान लीजिए कि यहां पे हम लोगों ने -3 कुलाम चार्ज और लिया है, कि बाहर से नहीं लाए, अंदर से ही लिया है। सर अंदर से कैसे लिया है सर, ये कैसी बात हो रही है सर? देख समझ, अगर मैंने बोला कि साहब एक सिस्टम है, न्यूक्लियस ही मान ले चले ना, न्यूक्लियस है या कोई भी न्यूट्रॉन है, मान ले एक न्यूट्रॉन है सर, उस न्यूट्रॉन में एक प्लस और एक माइनस चार्ज था, मान ले। तो अगर मैंने इस न्यूट्रॉन के 3 हिस्से कर दिए, तो क्या यहाँ पे नेगेटिव 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 3 चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे? तो बेटा एक्स्ट्रा में पॉजिटिव 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 भी होंगे। और साथ में क्या 3 कुलाम पहले से ही था? सही है ना? तो 1 कुलाम 1 कुलाम 1 कुलाम पॉजिटिव में, सिमिलरली नेगेटिव में भी -1 कुलाम -1 कुलाम -1 कुलाम। तो ओवरऑल कितना आया? ओवरऑल इसमें 3 कुलाम +3 कुलाम -3 कुलाम। तो आप देखोगे यहाँ पे कि 3 कुलाम और -3 कुलाम कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा कितना? ओनली 3 कुलाम। इसका मतलब सर, इसका मतलब ये हुआ कि किसी एक बॉडी के अंदर, जैसे अपना एक कमरा है, ठीक है, अब इस कमरे के अंदर अपना क्लासरूम है, अब इस क्लासरूम मान लीजिए +3 कुलाम चार्ज है एक्स्ट्रा, तो +3 कुलाम चार्ज ही रहेगा। हाँ वो अलग बात है कि तुम खिड़की खोल के मान लीजिए बाहर से कोई चार्ज लेकर आ गया, तो हो सकता है 4 कुलाम हो जाए। लेकिन अगर मान लीजिए सिस्टम क्लोज है और सिस्टम में ना कुछ बाहर से आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा, तो अंदर +3 कुलाम है तो वो ही रहेगा। अब तुम कहोगे सर मैं कुछ भी मतलब मान लीजिए सर मेरा हाथ में न्यूट्रॉन है सर, इसको तोड़ के 2 कर दूं, इसमें एक प्लस और एक माइनस बन जाएगा। तो बेटा एक प्लस और एक माइनस बना, वो प्लस और माइनस दोनों मिला के 0 हो गया ना। तो ओवरऑल था तो अपना 3 कुलाम ही, और 3 ही रहेगा। अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उस बॉडी में अगर अपन बाहर से चार्ज नहीं देंगे या फिर उसका चार्ज नहीं निकालेंगे तो बॉडी न्यूट्रल ही रहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? तो चार्ज इज कंजर्व, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, हाँ इधर आइए आप लोग, अगर आपको इसमें से कुछ लगता है नोट डाउन करने लायक तो आप लोग इसको कर सकते हैं। इसके बाद इसको तो कम से कम थोड़ा नोट डाउन कर ही सकते हैं आप, इसमें देखिए।
बेटा इसको नोट करने के बाद कुछ छोटे मोटे जो नोट्स है वो आपको ग्राफिक में दिख जाएंगे, वो आप देखते रहिए, उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मिलते हैं अपन। हाँ भाई, तो अभी भी अपन ने क्या सीखा, अपन ने सीखा चार्ज इज कंजर्व। अब मैं आपको सिखाने वाला हूं चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड क्या होता है, इतना खतरनाक सा वर्ड है क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो क्वांटाइज्ड के बारे में अपन समझना है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब देखो, चार्ज की जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, मिनिमम पॉसिबल मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज, मैं इसको बढ़िया एकदम वाइट उसमें लिखूंगा ई। अरे यार, आई बात समझ में? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज ई। सबसे छोटी वैल्यू ई होती है, इससे छोटा पॉसिबल नहीं होता। जैसे मान ले एक जो ई होता है ऐसे गोल गोल है, वैसे गोल गोल नहीं होता है, पर मैंने मान लिया, तो इससे छोटा पॉसिबल नहीं होता है। आई बारी बात अपनी फिजिक्स के अनुसार, हालांकि वो बात अलग है कि आजकल इससे भी छोटे तोड़ दिए, 2e/3 या फिर e/3, बट वो अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। अपने सिलेबस का पार्ट क्या है कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ चार्ज इज ई। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो सबसे छोटी वैल्यू ई में ही पॉसिबल है। अगर आपने किसी बॉडी को चार्ज दिया तो आप उसको कितना दे सकते हो? आप उसको 2e दे सकते हो, आप उसको 3e दे सकते हो, आप उसको -4e दे सकते हो, बट आप उसको 2.5e नहीं दे सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? ये पॉसिबल नहीं है, बट ये पॉसिबल है। चार्ज जो होंगे वो क्वांटाइज्ड होंगे, वो ई के जो ई जो है उसके इंटीजर नंबर्स में चलेंगे, बट 2.5e पॉसिबल नहीं है। तुम कहोगे कि सर मैं तो 4/5e दे दूं सर इसको चार्ज, नहीं बेटा पॉसिबल ही नहीं है, तो दे ही नहीं सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी वैल्यू है वो ई होती है। अब बात यह है कि सर ई कितना होता है, तो देखो इधर आओ, ई जो है वो चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे या फिर 1 प्रोटॉन पे। उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या बेटा आपको क्लियर है ये बात अच्छे से? 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया 1e की वैल्यू। अच्छे से क्लियर है ना? अब इससे छोटी पॉसिबल ही नहीं है, तो दिस इज द प्रॉपर्टी चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब इसको अपन और किसी रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे अपन बात करें तो जैसे गेहूं होते हैं, गेहूं समझते हो ना, व्हीट जो आते हैं, अब वो क्या हो, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, ऑब्वियस बात है। तो जनरली जो मैं अच्छे गेहूं की बात कर रहा हूं, मैं टुकड़ों की बात नहीं कर रहा, पर मिनिमम पॉसिबल क्या होता है गेहूं के अंदर? वो एक पूरा उसका दाना होता है, सही बात है ना भाई, एक उसका पूरा दाना होता है, ये उसकी मिनिमम पॉसिबल चीज है, पर इससे छोटे नहीं होते। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि सर वैसे गेहूं के दाना ऐसे भी आते हैं, नहीं, वो आएगा तो एक पूरा दाना ही आएगा, वो एग्जैक्टली तभी दाना माना जाएगा ना। वो अलग बात है कि चलो तोड़ चुरा के तूने पीस के टुकड़े करके दे दिया, वो अलग बात है, बट मिनिमम पॉसिबल तो एक दाना ही होता है ना यार। तो एक एक दाने 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 से मिलकर बहुत सारे गेहूं बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से चार्ज भी बहुत सारे ई ई ई ई अरे ई सारे ई मिला के टोटल चार्ज हो जाता है। किसी बॉडी पे सर और कितना चार्ज हो सकता है? जैसे नीट में सवाल आ जाते हैं कई बार कि सर क्या किसी बॉडी के ऊपर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है? नीट में आते हैं सवाल ऐसे, क्या इज इट पॉसिबल? अब पूछने का तरीका अलग होगा, कितने कितने पॉसिबल चार्ज हो सकते हैं। ऑप्शन में दे दिया आपको कि कितने चार्ज पॉसिबल हो सकते हैं, ये आपको ऑप्शन में दे दिया। अगला ऑप्शन दिया भैया 4.5 × 10⁻⁻19 कूलम। बताइए कौन कौन से पॉसिबल है? तो मैं कहूंगा सर ये पॉसिबल है और ये नहीं है। सर कैसे, आपको कैसे पता लगा देखते ही
क्योंकि बेटा 3.2 10⁻⁻19 कूलम ये क्या होता है, ये 2 को अगर आप E से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये क्वांटिटी मिल जाएगी। क्या आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन 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 ये क्वांटिटी आप कैसे पाओगे? अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 1.6 को, तो 3 इंटू 1.6 इज 4.8, 4.5 तो हो ही नहीं सकता, 4.8 हो सकता है। ये बात मैंने मानी है आपकी। और भी कई बार सवाल आया था जैसे नीट में, क्या बताइए इनमें से कौन कौन से पॉसिबल है। एक है 9.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक बोला गया अपने को, बताइए साहब, आप लोगों ने बोला गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसे बोला गया। और बोला गया बताइए साहब कि इसमें अपन लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हाँ 5.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बोला गया एक ऑप्शन कि बताइए इनमें से कौन कौन से पॉसिबल है, 6.9 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, कौन कौन से पॉसिबल है। तो सर ऑब्वियस बात है सर, अगर आप इसको आपको इससे डिवाइड करके देखना है, इसको इससे डिवाइड करके देखना है। सबसे पहले 9.6 को 1.6 से करते हैं भैया, ध्यान से देखिए। तो जब मैं 9.6 को 9.6 इंटू 10⁻19 को अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻19 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, ये कट गया, ये कट गया, आया मजा। 1.6 और 9.6 को भी काट दिया तो कितना आएगा भैया, इसको काटा अपन ने, काटा काटा काटा, ये कटेगा आई थिंक 6 टाइम्स, आया समझ में। तो ये पॉसिबल है। अगर आप E की जगह 6E दोगे तो ये आंसर आएगा, अगर आप E की जगह 2E दोगे तो 3.2 भी आएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे 1.6 से तो आंसर 2 आएगा। जब आप 5.4 को डिवाइड करोगे किससे, 1.6 से, तो आपका इंटीजर में आंसर नहीं आएगा। तो जो आंसर इंटीजर में आ रहे हैं वही क्वांटाइज्ड है और वही हमारे लिए यहाँ पे वही हमें चार्ज की वैल्यू दे सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? मेरी बात समझ आ गई ना? तो पॉसिबल चार्ज की वैल्यू ना तो ये है और ना ही ये है। आप चाहे तो डिवाइड करके देख लीजिए, 9.6.9 डिवाइडेड इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ले -19 से -19 की पावर पूरा कट गया, मतलब क्या बचा 6.9 डिवाइडेड बाय 1.6। बड़ा डिवाइड करके देख लो इसको, आया समझ में? बड़ा अजीब सा आंसर आएगा, इंटीजर तो नहीं आएगा। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं था चार्ज होना, क्योंकि चार्ज की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इज E, 1E। अब वो अलग बात है कि एक प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1E। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो भी होता है 1E, पर उसका सर प्लस होता है और इसका माइनस होता है। क्या आपको बात क्लियर है मेरी? उसका क्या होता है प्लस और इसका होता है माइनस। तो हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि एक प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है। तो ये अगली प्रॉपर्टी थी, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। इसको मैंने समझाया, पहले आपको ये चीज लिखनी है, फिर आप चाहो तो ये एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो, फिर आप ये लिख सकते हो कि कौन सी पॉसिबल है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कौन कौन सी पॉसिबल है। आपको हमेशा क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, चेक करना है, इंटीजर में आएगा तो आंसर पॉसिबल है, नहीं आएगा तो नहीं है। इसकी डेफिनेशन भी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी क्वांटाइजेशन की, और इस तरीके की जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको समझाई यहाँ पर, इस तरीके की भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा लिखा हुआ, प्लीज उसको उतार लीजिए। तो पहले बेटा आप इसको पूरा नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर आपको डेफिनेशन दिखेगी। आप पहले फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन अगली प्रॉपर्टी पे चलेंगे, चार्ज इज एडिटिव। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको जो मैंने शॉर्ट ट्रिक समझाई है ये मैं आपको लैंग्वेज वाइज आपको दिख जाएगी अभी।
हाँ तो स्टूडेंट्स, फाइंड क्वांटम ऑफ चार्जेस 8 माइक्रोकुलाम, 12 माइक्रोकुलाम, 16 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने क्वांटाइजेशन वगैरह की डेफिनेशंस वगैरह लिखी है, सारी चीज़ें लिखी है, जितनी भी थ्योरी होती है उसके अंदर। और अब हम उसमें आगे बढ़ते हैं। तो 8 माइक्रोकुलाम, 12 माइक्रोकुलाम, 16 माइक्रोकुलाम, 20 माइक्रोकुलाम, इस तरह के क्वेश्चन हमारे आ जाते हैं कई बार एग्जाम वगैरह में। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले सबके कॉमन फैक्टर्स निकाल लो। जैसे 8 माइक्रोकुलाम है, अब इसके अगर मैं निकालना चाहूँ तो 8 की कितनी वैल्यूज आती है माइक्रोकुलाम, चलो यहाँ पे मत लिखो, बट 8 के कितने आते हैं, 1 आता है सर, 2 आता है सर, 4 आता है सर, 8 भी आता है सर। आया कि नहीं आया समझ में? 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से करो, 4 को 2 से करो, 8 को 1 से करो। अगला वाला कौन सा है, 12 के लिए कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे सर, 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, बहुत बढ़िया। उसके बाद 6 भी लिखूंगा, उसके बाद सीधा 12 लिख देंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फिर अपन अगला देखते हैं, अगला आएगा 16। 16 के केस में 1 2 सही है ना, 4 हो सकता है, 3 से तो कटेगा नहीं है 16, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 9 10 11 12 नहीं होगा, 13 भी नहीं होगा, 14 भी नहीं होगा, 15 16 सीधा हो जाएगा। अरे क्लियर है ना? ये अपन ने लिख दिया। जो तरीका बता रहा हूँ बिल्कुल यही तरीका है, यही ट्रिक है, बस आपको इस ट्रिक से याद रखना है इस चीज को। आई बात समझ में? तो मैं क्या लिखूंगा, 20 का 1 हो जाएगा, अगला 2 हो जाएगा जिससे डायरेक्टली कट जाता है पूरा शानदार। उसके बाद 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा 5 बार, तो 4 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 6 से नहीं कटता, ना 7 से कटता है, ना 8 से कटता है, ना 9 से कटता है, सीधा 10 से कटता है। उसके बाद देखो किसी से नहीं कटेगा, 10 के बाद 11 12 तो किसी से भी काट ले। सर मैं 13 से काटूंगा, नहीं कट रहा, 14 से काटे नहीं कटेगा, तो सीधा किससे कटेगा, 20 से, वो भी 1 बार। तो वो तो ऑब्वियस बात, 20 से तो कटना ही है यार, है ना? तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिए, यहाँ पे नंबर्स लिख लिए जिनसे डिविजिबल होंगे। अब अपने क्या करना है, अब इसमें से अपने को कॉमन निकालने हैं। कितने कॉमन आ रहे हैं? तो कॉमन आ रहे हैं सर यहाँ पे 1 सब में, 2 सब में, 4 सब में, बाकी सब में नहीं आ रहा। तो मैंने लिख दिया कि यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहा है 1 2 एंड 4। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? इसमें से मैं अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना चाहूंगा, HCF। तो HCF कितना आता है, 1 2 4 का अपन बचपन में सीखा है, तो 1 2 4, इसका HCF आता है 4। अबे आता है ना HCF निकालना, तो 1 2 4 का HCF क्या होता है, 4 हो जाएगा। जैसे याद है अपन लोग उसमें लाइन खींचते थे, 1 2 4 लिखते थे, फिर सर 2 से कट जाएंगे तो 1 को तो 1 लिख दो, 2 को 1 कर दो, 4 को 2 कर दो, फिर एक बार 2 कर दो, तो 2 × 2 4 हो जाएगा। HCF ऐसे निकालते, याद है ना बचपन में अपन किया करते थे ऐसे, 1 2 4। हालांकि बताना तो नहीं चाहिए पर क्या करें, है ना? यहाँ पर 2 से कट जाएगा सर तो 1 हो जाएगा, ये भी 1, इसका 2 हो जाएगा सर। तो फिर एक और बार 2 से करोगे तो 1 को तो 1 छोड़ दो, 1 को 1 छोड़ दो, 2 का 1 हो जाएगा सर, तीनों 1 हो गए, तो 2 × 2 4, इट इज HCF। तो ये चीज़ अपन बचपन में किया करते थे, वही अपने को यहाँ पे करना है। सीधे यहाँ पे 4 नंबर मिल जाएंगे, बहुत खुशी होगी। आई बात? आप बेटा फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, देखो मैं अब आपको समझाता हूं, एक और प्रॉपर्टी जो मैंने आपको कहा था ना एनसीईआरटी में 3 इंपॉर्टेंट दी हुई है, उसके अंदर जो अगली प्रॉपर्टी है वो है एडिशन ऑफ चार्जेस। बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है? एडिशन ऑफ चार्ज, या सॉरी चार्ज इज एडिटिव। मतलब लिख देता हूं यहाँ पे, चलो ऐसे लिख देता हूं, चार्ज इज एडिटिव, जिस लैंग्वेज में वहां पे लिखी हुई है, चार्ज इज एडिटिव। लो भैया बहुत बढ़िया, चार्ज इज एडिटिव। अब मजे की बात क्या है सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, एडिटिव में कौन सी बड़ी बात है, ये कोई प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। अगर आपने बोला है, इसमें पता होता क्या है, इसमें सिंपल सी बात है,
कि अगर आपके पास +2 कूलाम चार्ज है एक कटोरी में और उसी कटोरी में आपके पास +4 कूलाम चार्ज भी है, तो आप किसी को कह सकते हो कि हमारे घर में टोटल जो चार्ज है, सॉरी हमारी कटोरी में टोटल जो चार्ज है वो +6 कूलाम है। कितना है? 6 कूलाम है। अगर आपने कहा कि साहब आपकी कटोरी में +4 कूलाम चार्ज है और साथ में -2 कूलाम चार्ज है, तो आप किसी को कह सकते हो बाहर वाले आदमी को कि भाई साहब हमारी कटोरी में टोटल +2 कूलाम चार्ज है, क्योंकि 4 कूलाम में से 2 कूलाम गए तो 2 कूलाम बचे। ये प्रॉपर्टी है। सर ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर कोई कर लेता है, क्लास 9 6 7 के बच्चे ही कर लेगा, ये 6 7 का क्या, आजकल तो 3rd 4th का ही कर लेगा, है ना। बट ये प्रॉपर्टी है। ये इसलिए प्रॉपर्टी है क्योंकि जो मैं +2 कूलाम बोलता हूं, जो मैं -2 कूलाम बोलता हूं, या तुम्हें कोई भी इस बारे में बात करता है +2 कूलाम और -2 कूलाम की, तो वो एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि यार 2 प्रकार के चार्ज थे, जो एक था प्लस चार्ज, एक था माइनस चार्ज। मैंने आपको शुरू में समझाया भी था इस लेक्चर के, प्लस चार्ज अपनी एक प्रॉपर्टी शो करता है, माइनस चार्ज अपनी एक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर मैं यहां प्लस का मतलब मैथमेटिकल प्लस नहीं होता है, यहां प्लस का मतलब है टाइप ए चार्ज, माइनस का मतलब है टाइप बी चार्ज। आई बात समझ में? तो मैं यही कहना चाह रहा हूं यहां पे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे एक रूम में, जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा रूम है, मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एक रूम में जैसे मान लीजिए 2 लड़के थे। कितने लड़के थे? 2 लड़के थे। और एक रूम में 3 लड़कियां थी, 2 मेल थे, 3 फीमेल थे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भाई साहब 2 मेल थे, 3 फीमेल थे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो जाएगा ना कि सर 2 मेल, दोनों को प्लस प्लस लिख दो, या फिर कुछ भी मतलब ए लिख दो, या एम लिख दो, 2 MM, 3 F, तो सब मिला के सिर्फ एक फीमेल रह गई। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना? क्या रियल लाइफ में ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। लेकिन मैं ऐसा तो कर सकता हूं कि ये टाइप ए है, ये टाइप बी है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? पर दे आर नॉट एडिटिव। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बट अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज भी सेम टाइप की चीज है, उसमें भी यही हो रहा है। उसमें भी दो चार्ज है कुछ अलग टाइप के, और 3 चार्ज है कुछ अलग टाइप के, उनका नाम रखा गया अपन ने प्लस 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 और माइनस माइनस माइनस। आई मेरी बात समझ में? लेकिन मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर 1 प्लस 1 माइनस खत्म, 1 प्लस 1 माइनस खत्म नहीं होता है, न्यूट्रल हो जाते हैं। 1 प्लस 1 माइनस न्यूट्रल, तो बचा कितना? ओनली 1 माइनस। चार्ज आज भी बॉडी में अगर देखा जाए तो वो 2 प्लस और 3 माइनस थे, पर 1 प्लस और 1 माइनस मिला के न्यूट्रल हो गया, 1 प्लस और 1 माइनस मिला के न्यूट्रल हो गया, और 1 माइनस बचा बस। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? तो बेटा आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव, 3rd प्रॉपर्टी। चार्ज इज इनवेरिएंट, स्पेलिंग देख लेना भाई, जरूरी नहीं है सही हो। चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना। इनवेरिएंट होता है मतलब बात यह है, बहुत सिंपल सी बात है ना, इसमें तो क्या ही बताऊं। ग्राफिक्स में देख लो, इसमें लिखा हुआ है कि भैया जो चार्ज है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ चेंज नहीं करता है। जैसे मास चेंज कर जाता है वैसे चार्ज चेंज नहीं करता है ना। तो मास चेंज कर सकता है बट चार्ज चेंज नहीं कर सकता, तो उसको तेज दौड़ा चाहे स्लो दौड़ाओ, चार्ज चेंज नहीं करता है। चार्ज इज इनवेरिएंट। मेरी बात समझ में आ गई? मतलब चलने से कोई इसकी चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेसिकली बात ये तो बहुत सिंपल सी बात है ना। चार्ज इज इनवेरिएंट। तो बेटा यहाँ पे ये सारी प्रॉपर्टीज चार्ज की होती है ना। इसको अपन यहाँ पे समाप्त करते हैं सारी प्रॉपर्टीज को। कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस अपन यहाँ पे, एक काम करो पहले लिख तो लो यार, मैं तो भूल ही गया। हाँ फटाफट इसको लिख लो। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे देता हूं। जैसे मान लीजिए
कई बार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सर चार्ज कैसे करते हैं बॉडी को, बेटा चार्ज इंडक्शन से करते हैं ना, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए चार्ज बाय इंडक्शन, चार्ज बाय फ्रिक्शन, वो घिस के चार्ज हो जाते हैं। कई बार अपन क्या करते हैं कि कंघा लेके सर पे रगड़ते हैं, याद है, उसमें फिर वो ऐसा लगता है कि मतलब उसको जैसे पेपर्स के पास में लेकर चिपक जाते हैं। तो बेसिकली कुछ भी नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाता है। जैसे बहुत सिंपल से मैं एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। तो जैसे एक बॉडी है, ये एक बॉडी है। अब इसमें से क्या हुआ, इसमें से ऐसा मान लो इसमें से 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए। इलेक्ट्रॉन्स, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही थे। इलेक्ट्रॉन्स जो है 10⁵ ट्रांसफर हो गए। और किसमें ट्रांसफर हुए, ये ए बॉडी थी और ये बी बॉडी में आ चुके हैं 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स। सर इतने क्यों ट्रांसफर होते हैं, अरे बहुत छोटे छोटे होते हैं यार, एक आध तो ना निकलेगा कि एक पकड़ के निकाला इसमें डाल दिया, यार बहुत छोटे होते हैं, वो लाखों में निकलते हैं ऐसे एक बार में, है ना, उसका लाखों भी अपना नाखून से भी छोटा होता है। ऑब्वियस बात है यार, इसमें सोचना क्या है। तो 10⁵ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर ट्रांसफर हो गए। अब इस पे कितना चार्ज, इस पे कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, 10⁵ इलेक्ट्रॉन। अच्छा पहले ये बताओ कि क्या पहले इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं थे? जब ये नहीं थे 10⁵, तो क्या इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं था क्या? अब बच्चा बोलेगा सर वैसे तो नहीं था। अबे था, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन भी थे, तो सब मिला के न्यूट्रल हो रहा था। अभी इलेक्ट्रॉन तो बॉडी में होता है ना यार, तुम भी पढ़ते हो बायोलॉजी के अंदर भी सब चीजें, तो थोड़ा बहुत बात तो आती होगी कहीं ना कहीं, तो है ना। तो बात यही है कि इलेक्ट्रॉन तो कहीं ना कहीं बॉडी में क्या किसी भी मैटर में प्रेजेंट होते हैं, बट उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, उतने पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, तो वो ओवरऑल न्यूट्रल रहता है। लेकिन अभी क्या करा अपन ने, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, ये आ गए एक्स्ट्रा। तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे चार्ज हो चुका है 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो इस बॉडी पे अब चार्ज कितना होएगा, तो मैं लिख देता हूं चार्ज ऑन बी। सर चार्ज ऑन बी कितना होएगा? सर चार्ज ऑन बी एक इलेक्ट्रॉन में होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलाम, और अपने पास है 10⁵ कूलाम। गॉट इट? तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा -1.6 10⁻⁻14 कूलाम। इतना चार्ज आ गया ए पर। सर बी पर कितना आया, सॉरी बी पर। अब ए पर कितना आया, तो देखो ए से अपन ने इतने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो क्या इसके पास 10⁵ प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए। तो इसके पास जो चार्ज आएगा ए वाले पर, वो कैसे आएगा भाई, इतना नेगेटिव चार्ज से निकल गया तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज इसमें जनरेट होएगा। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो उतना ही चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻⁻14 कूलाम, इतना चार्ज इस बॉडी पर एक्स्ट्रा आया है। आया समझ में, पॉजिटिव। इस पे कितना आया, माइनस में आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो बहुत सिंपल सी ये बातें हैं। अपन लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज क्या होता है, चार्ज कैसे होता है, चार्ज क्वांटाइज होता है कि नहीं होता, ये सब अपन ने अजीब अजीब सी इसकी बातें करी है, जिससे ये चैप्टर स्टार्ट होता है। अब मजे की बात क्या है कि भाई फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फोर्स के बारे में जानकारी होनी भी जरूरी है। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन अपना फोर्स स्टार्ट करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कूलम्ब लॉ, है ना। कूलम्ब जो अपने से कहा था, उसने फोर्स के बारे में बताया था बिटवीन टू चार्जेस। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन कूलम्ब फोर्स के बारे में बात करते हैं। बेटा सबसे पहले तो ये आप कूलम्ब फोर्स के ऊपर ये जो स्टेटमेंट है, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। स्टेटमेंट को नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। हाँ, अब मैं बात करूंगा आपके सामने किसकी, इसको मैथमेटिकली कैसे अपन समझते हैं। सबसे पहले बात क्या है कि जो फोर्स है, जो स्टेटमेंट अभी अपन ने लिखा है, फोर्स है।
सर ये फोर्स किस किस बात पे निर्भर करता है, पहले वो समझते हैं एक एक करके। तो फोर्स निर्भर करता है Q1 इंटू Q2 पर, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ टू चार्जेस। याद है अभी स्टेटमेंट पढ़ा था अपन ने। उसी प्रकार से जो फोर्स होता है वो निर्भर करता है 1/r² पर। सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते ताकि मजा आए, फील आए एक्चुअली इसकी। तो सर एक चार्ज हो जाएगा Q1, एक चार्ज हो जाएगा Q2, दोनों चार्ज के बीच की दूरियां हैं r। बहुत बढ़िया सर। तो दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, Q1 इंटू Q2 प्रोपोर्शनल, और प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, है ना, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² के। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है 1/r² के, और इनवर्सली हो जाएगा r² के। तो ये फोर्स अपन ने यहाँ पे देखा है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब एक और बात है यहाँ पे, अगर इफ बोथ चार्जेस, अगर दोनों के दोनों चार्ज, बोथ चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, ये तो तुम लोगों को बिल्कुल आती है ये बात कि दोनों अगर सेम नेचर के होते हैं देन तो वो रिपेल करते हैं। तो मैं देता हूं दे विल रिपेल ईच अदर। फोर्स जो आता है वो रिपल्सन आता है। सिमिलरली अगर दोनों के दोनों ऑपोजिट होते हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ऑपोजिट, बेटा पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाइए इस बात को, समय की भी बचत करनी चाहिए अपने को। इफ बोथ चार्जेस आर ऑपोजिट इन नेचर देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो लिख देता हूं यहाँ पे मैं फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। गेटिंग माई पॉइंट, फोर्स विल बी अट्रैक्टिव। तो F Q1 Q2 प्रोपोर्शनल हो गया, F प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² के, सबका मिक्सअप क्लब कर दिया सबको। तो क्या देखने को हमें मिला, हमें देखने को मिला सर इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। सर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाता हूं, प्रोपोर्शनल हटाता हूं, तो वो आएगा इक्वल्स टू, इसको अपन लिख सकते हैं K Q1 Q2 बाय r²। क्या मेरी बात आपको क्लियर है? अब यहाँ पर भी एक बड़ी मजेदार चीज है, ये सर K क्या होता है? तो बेटा मैं लिख रहा हूं यहाँ पे F हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। ये होता है अपना फोर्स। ये जो K होता है, K इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। ठीक है, 9 × 10⁹। इसकी अपन डायमेंशंस यूनिट भी लिख लेते हैं। तो K का यूनिट आएगा बेटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। तो ये अपना हो जाएगा K की वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? तो K अपन ने यहां से लिख लिया है। ठीक है, उसके बाद जो एप्सिलॉन नॉट होता है सर वो क्या होता है? इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स के बारे में बता रहा हूँ अभी क्या होता है, जो लॉ के अंदर कहा गया था। इसको इंटरेक्टिव में भी अपन समझेंगे। तो पहले फटाफट से आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12। इसी का उल्टा इसका ऐसा यूनिट होती है कूलम का स्क्वायर अपॉन n मीटर का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, कम से कम हमें पता चला कि एप्सिलॉन होता क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, ऐसे कोई खतरनाक चीज़, टफ चीज़ नहीं है ये। लेकिन होता क्या है परमिटिविटी, में आपको फटाफट से ब्रीफ कर देता हूँ। ये एक्चुअली होती है परमिशन गिवन बाय द मीडियम, है ना, टू द टू चार्जेस। एक्चुअली क्या होता है ना, दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये समहाउ मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मैं आपको हल्का सा इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए
कि दो चार्ज है, दोनों के बीच में दोनों, इसकी वजह से मतलब कुल मिलाकर इस पे कितना फोर्स लगेगा वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है ना, मीडियम पे डिपेंड करता है ये चीज पे, दोनों के बीच में कितना अट्रैक्शन है या आस पड़ोस पे भी डिपेंड करता है, कितना रिपल्सन है आस पड़ोस पे भी डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो आओ फटाफट से अपन इसको देख लेते हैं। अब मैं आपको एक बहुत जल्दी से इस लेक्चर को अपन खत्म करने के मोड पर आ चुके हैं, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी चीज समझा देता हूँ कि कई बार क्या होता है ना कि किसी मीडियम के अंदर अगर हमें फोर्स निकालना हो तो फोर्स इन मीडियम, इन एनी मीडियम, किसी मीडियम में अगर मुझे फोर्स निकालना हो तो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। आ रही है बात समझ में? मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन आर होती है इसको बोलते हैं पर रिलेटिव परमिटिविटी। कौन सी परमिटिविटी? रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको अपन लिख सकते हैं एप्सिलॉन आर जो होती है वो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। मेरी बात समझ में आ गई आपको? एंड एप्सिलॉन जो होती है वो होती है एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नोट, एंड एप्सिलॉन इज द परमिटिव ऑफ दैट मीडियम। जैसे मतलब मान लीजिए किसी में पानी की बात करता हूं मैं, तो बेटा पानी के अंदर जो परमिटिविटी होगी वो एक्चुअली क्या होगी? वो होगी एप्सिलॉन नोट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग की अलग अलग होती है। अभी आप फटाफट से इसको नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आपको मैं एक दो चीजें और बताता हूं। हाँ, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 4-5 प्रॉपर्टीज है, ये आपको नोट भी करनी है। साथ ही साथ पहले आप सुन लो, मैं आपको समझा देता हूँ 2-4 प्रॉपर्टीज जो है उसको फिर आप नोट भी कर लीजिएगा। बेटा पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ये कूलम्ब्स लॉ होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली बात तो दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। मेरी बात समझ में आ गई? सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। दूसरी बात, जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। याद है अपन क्लास 11 में पढ़ी होगी, नहीं तो बहुत जल्दी आप लोग सीखने वाले हो। कंजर्वेटिव जो नेचर क्लास में अपन लोग पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव होता है। अगली बात, ये सेंट्रल फोर्स भी होते हैं, ये चीज भी अपन क्लास 11 में ही पढ़ते हैं, पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा, बट प्रॉपर्टीज मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, तीसरी बात, सॉरी नहीं 3 बातें हो चुकी है। चौथी बात क्या है कि जो फोर्स है, the force between two charges is always act along the line joining two charges। ठीक है, ये बात आपको दिख रही है यहाँ पे, ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। क्या मेरी बात क्लियर है? उन्हीं के अलोंग ही लगता है। एक और बात क्या है, अगर दोनों प्लस होंगे तो रिपल करेगा, दोनों माइनस होंगे तो रिपल करेगा, एक प्लस और एक माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब दोनों अपोजिट होंगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, बाकी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए धन्यवाद, कल पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।